नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। हम मोहम्मद गजनवी के आक्रमणों को पढ़ रहे थे। अब हम चर्चा करते हैं जाटों पर आक्रमण। जी हाँ, कुछ पॉइंट मैं आपको नोट करवा चुका था। अब जो 10वां जो पॉइंट था उसमें जाटों पर किस तरह से आक्रमण किया था। जाटों पर आक्रमण, मोहम्मद गजनवी का जो आक्रमण था जाटों पर वो कब हुआ था? तो 1027 में ये आक्रमण होता है और जाटों से बदला लेने के लिए उसने ये अटैक किया था। ये मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। क्या याद रखोगे? अंतिम आक्रमण था। बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। और इस तरह से उसका शौर्य पराक्रम के नेतृत्व का कारण वो सदैव विजयी रहा। आपसी एशिया और इनसे वह बचा रहा। राजपूत शासक उसकी विजय वाहिनी सेना का सामना नहीं कर सके। इस तरह से जाटों पर जो अटैक हुआ था वह 1027 में हुआ था और मोहम्मद गजनवी का यहाँ पर कॉन्सेप्ट अब पूरी तरह से क्लोज हो जाता है। सोमनाथ, नागरकोट, मथुरा, कन्नौज आदि स्थानों पर उसने बड़ी मात्रा में धन संपदा को अपने कब्जे में ले लिया और एक बड़े एशिया में एक बड़े साम्राज्य का उसने कह सकते हैं कि विस्तार किया। तो ये था मोहम्मद गजनवी। और अब आप देखेंगे कि गजनी साम्राज्य का पतन किस तरह से हो गया और एक नया साम्राज्य का उदय होगा यहाँ पर। जी हाँ, अब हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी के आक्रमणों के प्रभाव की। आप चर्चा करते हैं मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3 के अंदर तुर्क आक्रमणों में मोहम्मद गोरी का आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के बाद आप चर्चा करते हैं मोहम्मद गोरी की। उत्तर भारत में अगर हम चर्चा करें तो तुर्कों की सल्तनत का संस्थापक मोहम्मद गोरी था, यानी कि तुर्क शक्ति का जो संस्थापक कहलाता मोहम्मद गोरी कहलाता है। वह गौर का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? गौर। और इसी वजह से इसका साम्राज्य या कहें कि इसका एक टाइटल बन जाता है मोहम्मद गौर। गौर गजनी और हेरात के बीच में था। गजनी और हेरात, याद रखना है। गौर जो था वह गजनी और हेरात के बीच में था और एक पर्वतीय, क्या याद रखोगे? एक पर्वतीय क्षेत्र था। ये याद रखना है, ये क्या था? गौर एक पर्वतीय क्षेत्र था। गौर का राज्य मोहम्मद गजनवी के अधीन था और गौर के शासक ससबानी वंश के, यानी याद रखना कि गौर के जो शासक थे वो कौन से राजवंश से संबंधित थे? ससबानी। वंश का नाम याद रखना है, ससबानी वंश से संबंध रखते थे। मोहम्मद गोरी का भारत में आक्रमण किस तरह से होता है उस पर हम चर्चा करते हैं। चलिए, मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण। मोहम्मद गोरी का भारत आक्रमण याद रखना, ठीक है? ये हेडिंग है, ठीक है? हेडिंग से क्लियर हो जाएगा आपको। और क्या, भारत आक्रमणों में अपन देखते हैं यहाँ पर भारत का मानचित्र बनाकर किसने कहाँ कहाँ आक्रमण किया। ओके, अगर ये बन जाता है तो आप पॉइंट बनाने पड़ेंगे आपको। अब पॉइंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा?
तो गजनी से अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से मोहम्मद गोरी आगे बढ़ता है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि पहला अटैक ये कहाँ करता है। मुल्तान। इसका पहला अटैक होता है मुल्तान और उच्च की विजय, इसको कहा जाता है मुल्तान और उच्च की विजय। सर्वप्रथम इसने मुल्तान के सिया शासकों पर आक्रमण किया। कौन से शासकों पर? सिया शासकों पर। याद रखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसने मुल्तान को अपने अधीन कर लिया। यह आक्रमण 1175 में होता है। यह पहला अटैक था मोहम्मद गजनवी का मुल्तान। अब क्या होता है कि इसने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये लाहौर लेने में असफल हो जाता है, लाहौर को अपने अधीन नहीं कर पाता है। अब दूसरा अटैक होगा इसका गुजरात पर। गुजरात, और ये होगा अनिलवाड़ पर, जो गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर पर है। गुजरात पर यह अटैक करता है 1178 में। और यहाँ के शासक कौन थे? तो वो थे भीमराज। 1178 में राजस्थान का मरुस्थल पार करते हुए, यानी कि इस तरह से ही आगे बढ़ता है और राजस्थान का मरुस्थल पार करते हुए अनिलवाड़ा आ जाता है, जो राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर है। अनिलवाड़ के जो शासक थे वो थे भीमदेव। यहाँ के राजा कौन थे? भीमदेव थे। मोहम्मद गोरी ने यहाँ पर अटैक किया, बट उसको मुंह की खानी पड़ी और मोहम्मद गोरी को भीमराज ने उनको यहाँ पर बंदी बना लिया और क्षमा याचना करने पर उसको रिहा भी कर दिया। और यही भीमदेव की गलती भारी पड़ती है पृथ्वीराज चौहान पर और भारत के अन्य शासकों पे। इसके बाद हताश और निराश होकर मोहम्मद गोरी वापस गजनी लौट जाता है, रिटर्न हो जाता है। कहाँ से? अनिलवाड़ा, गुजरात से। याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहला अटैक मुल्तान के सिया शासकों पर, ठीक है। दूसरा अटैक गुजरात पर। तीसरा पॉइंट आता है आपका पंजाब पर आक्रमण। और पंजाब की अगर हम बात करें तो पेशावर की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। अब पेशावर जाते जाते भी रास्ते में अटैक करता है और पेशावर पर अटैक करेगा ये 1179 में। इसके बाद 1181 में लाहौर पर। लाहौर पर कब अटैक करता है? 1181 में। रास्ते से लौटते लौटते इसके आक्रमण फिर होते हैं। अब क्या होता है कि आक्रमण किए, परंतु गजनी के शासक जो थे खुसरो मलिक के विरुद्ध उसको कोई भी विशेष सफलता यहां पर नहीं मिलती है। 1184 में फिर लाहौर पर आक्रमण। यह लाहौर पर दूसरा आक्रमण था। और यहां पर भी वो असफल होता है, परंतु इसके बाद ये सियालकोट जो है उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। सियालकोट पर इसने विजय प्राप्त की, लाहौर पर नहीं कर पाया। और 1186 में इसने पुनः पंजाब पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? 1186 में पंजाब पर अटैक किया, यानी अभी पूरी तरह से भारत के अंदर नहीं घुसा ये। और यहाँ पर खुसरो मलिक को ये पराजित करता है। किसको हराता है? यहाँ के शासक खुसरो मलिक को, जो उस समय पंजाब का राजा हुआ करता था। और खुसरो मलिक को पकड़कर ये अपने साथ गौर भेज देता है। इस तरह से आप देखिए लाहौर
और पंजाब पर मोहम्मद गौरी का आधिपत्य हो जाता है और गौर साम्राज्य की सीमा दिल्ली के चौहान राज्यों की सीमा को अब छूने लगी थी। देखिए पंजाब पर अटैक टिके, दिल्ली कोई ज़्यादा दूर नहीं है, सीमाएं अब टच होने लगी हैं। इसके बाद इसका चौथा अटैक होता है देवल पर। हम फिर एक नया मानचित्र बनाएंगे यहां पर भारत का, यानी चौथा अटैक नहीं, चौथा पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, अटैक तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब देवल कहां पड़ता है सभी को पता है, यहां लिख लेते हैं देवल, है ना। देवल पर अटैक होगा इसका, इसको बोलते हैं दक्षिणी सिंध और देवल पर अधिकार। यह अटैक होता है 1182 में। देवल पर अधिकार कर लिया और समुद्र के समस्त प्रदेशों पर इसने अधिकार कर लिया। निचले हिस्से जो थे उसके जो सुमरा के शासकों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। यहाँ के शासक कौन थे? सुमरा शासक। कहाँ के शासकों ने? सुमरा के शासकों ने किसकी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट कर लिया? मोहम्मद गौरी की। आप देखिए यहां पड़ता है भटिंडा, पंजाब वाला पार्ट जो इंडिया के अंदर है। आप भटिंडा पर कब अटैक करेगा ये देखें, 1189 भटिंडा के किले पर अटैक, और इसको अपने अधीन करने के बाद यहां पर इसने 12,000 घुड़सवारों की एक सेना को यहां पर छोड़ दिया और ये यहां पर सूबेदारी संभालते रहे। इसके बाद ये प्रस्थान करता है वापस गजनी की ओर। इसके बाद एक अटैक होगा त्राइन का प्रथम युद्ध, जिसके लिए हम अगली स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको समझ में आए। हेडिंग लगाएंगे आप, त्राइन का प्रथम युद्ध। मानचित्र नहीं भी बनाओ तो चलेगा। त्राइन के प्रथम युद्ध की हाईलाइट पॉइंट को आप समझेंगे। दिल्ली जो था वो चौहान नरेश पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधीन था, यानी कि दिल्ली सल्तनत पर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, है ना, क्योंकि आप पृथ्वीराज चौहान ही पढ़ते हैं जबकि उनको तृतीय कहा जाता है, याद रखना है आपको। इनको राय पिथौरा भी कहा जाता है, राय पिथौरा, है ना, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान को जब पता चलता है कि यार भटिंडा किला जो है मोहम्मद घोरी के हाथों में चले गया है, तो एक बड़ी विशाल सेना लेकर पृथ्वीराज चौहान भटिंडा दुर्ग पर पुनः अधिकार करने के लिए चल पड़ते हैं। क्योंकि भटिंडा जो था वो चौहान साम्राज्य के अधीन था और उसकी सुरक्षा करना चौहानों का एक दायित्व था, और इसी दायित्व के चलते यहां पर वापस से री अटैक होता है। भटिंडा किले पर अटैक कर दिया। भटिंडा किले को चौहान सेना ने अपने अधीन कर लिया। जब मोहम्मद गजनवी गजनी के लिए जा रहा था, उसको रास्ते में ये न्यूज़ मिलती, भाई भटिंडा किला जो आप वहाँ पर 12,000 घुड़सवार की सेना रख के आए, उसको तहस नहस कर दिया पृथ्वीराज चौहान ने। अब क्या होता है, वह रास्ते से ही वापस रिटर्न होता है गोरी। 1191 त्राइन का युद्ध होगा आपका। तराइन के मैदान में, जो कि दिल्ली के पास में पड़ता है, तराइन का मैदान, मोहम्मद गौरी और राजपूतों की सेना के बीच घमासान युद्ध होता है। राय पिथौरा ने, यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने समस्त राजाओं की सेना को एकत्रित कर लिया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की सेना को पराजय झेलनी पड़ती है।
रण क्षेत्र छोड़कर उसके जो सैनिक है वहाँ से खाली कर देते, भाग जाते हैं। राजपूतों ने भी काफ़ी हद तक उनको प्रभावित कर दिया। इस तरह से भटिंडा किला भी तराइन युद्ध के बाद राजपूतों के अधीन फिर से हो जाता है। वैसे तो पहले ही हो गया था। यहाँ पर विजय होती है रायपितोरा की। रायपितोरा यानी कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर जीतते हैं। मोड़ आता है तराइन के दूसरे युद्ध में। दो पराजय सर्वनाक थी मोहम्मद गोरी के लिए, एक भीम देव के द्वारा और दूसरी तराइन का फर्स्ट युद्ध। तराइन का सेकंड युद्ध जो कि 1192 में होगा। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी एक बड़ी विशाल साम्राज्यिक सेना को लेकर आगे बढ़ता है। जयचंद इसकी सेना से जाकर मिल जाता है, या कहें कि मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान की तैयारी की सारी जानकारी मुहैया करा देता है। ग्यारह 92 का ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। एक 1,20,000 घुड़सवार सेना लेकर आगे बढ़ता है मोहम्मद गोरी। 1,20,000, देखिए एक बड़ी आर्मी थी ये। फरिश्ता बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को अनेक राजपूतों की सहायता प्राप्त थी, और पृथ्वीराज चौहान की सेना में लगभग कितने लोग थे? 5 लाख थे। 150 राजपूतों की सेना संगठित थी। कितने? 150 राजपूतों की सेना संगठित थी। 5 लाख अश्वारोही यानी कि घोड़े और 3,000 हाथी थे। 3,000 हाथी थे पृथ्वीराज चौहान की आर्मी में। 150 राजपूतों का सहयोग था, यानी कि बड़े बड़े प्रांतीय राजपूतों का यहाँ पर सपोर्ट था पृथ्वीराज चौहान को। जयचंद जब आखिर में मिल चुका है तो भारतीय इतिहास में युद्ध के बारे में यह कहा जाता है कि अगर युद्ध होता है, सायकाल यानी कि संध्या हो जाती है, उसके बाद कोई भी राजपूत या भारतीय शासक तलवार नहीं उठाएगा। शाम का समय था। जयचंद जानता था, क्योंकि वो खुद भी राजपूत था और अपने दामाद या कहे कि अपनी पुत्री या कहे कि अपना अपमान का बदला लेना चाहता था पृथ्वीराज चौहान के से, क्योंकि संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान लेकर आ जाते हैं। शाम जैसे होती है तो पृथ्वीराज चौहान या कहें कि राजपूत सेना को ये लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया, अब युद्ध नहीं होगा, युद्ध अगले दिन होगा। इसी शाम के सूर्यास्त समय का फ़ायदा उठाकर मोहम्मद गोरी ने अटैक कर दिया राजपूतों पर। ये अचानक आक्रमण होता है। पृथ्वीराज चौहान को सिरसा के पास पकड़ लिया जाता है। कहाँ पर? सिरसा, जो कि यूपी में पड़ता है ये, और यहीं पर उनकी समाधि भी है, और वहीं पर उनका वध कर दिया गया। गजनी लेकर नहीं गए थे पृथ्वीराज चौहान को। इसके बाद क्या होता है कि चौहानों के पराजय के बाद, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद, मोहम्मद गोरी ने किस पर अधिकार कर लिया? हंसी, मोहम्मद गोरी का अधिकार हो जाता है हंसी, कुहराम और सुरसुती, इन पर इसने अधिकार कर लिया। मोहम्मद गोरी का जो सेनापति था गुलाम, अब कौन था मोहम्मद गोरी का गुलाम? कुतुम्बिक ऐबक। उसका सेनापति कहेंगे आप उसके ना, गुलाम कौन था? कुतुम्बिक ऐबक।
ऐबक। इसके नेतृत्व इंद्रप्रस्थ में एक सेना रखी गई, यानी कि दिल्ली में। किसके नेतृत्व में रखी गई? कुतुम्बिक ऐबक के नेतृत्व में एक सेना को मोहम्मद गौरी ने कहां पर शिफ्ट कर दिया? दिल्ली के अंदर। याद रखना है आपको। गौरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। अब दिल्ली भी गौरी के अधीन हो गया। अजमेर, जो चौहानों का एक बड़ा गढ़ हुआ करता था, वहां पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज, ओके, गोविंदराज को सौंप दिया जाता है अजमेर का हिस्सा, और उसके साथ संधि की जाती है। उससे कहा जाता है कि आप वार्षिक कर देंगे। कौन कहता है? मोहम्मद गौरी कहता है। तो इस प्रकार से अपना एक अच्छा सेटअप जमाकर वापस प्रस्थान करता है मोहम्मद गौरी गजनी की ओर। तराइन का द्वितीय युद्ध इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक निर्णायक युद्ध था जिसमें हिंदुस्तान में मुस्लिम आक्रमण की अंतिम विजय सुनिश्चित हो गई। रायपितौरा की हार के बाद कहें कि मुसलमानों की शक्ति यहां पर बढ़ती है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता, पूछा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को मार दिया तो राज शासन किसको सौंपा था? तो गोविंदराज, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। अब हम चर्चा करते हैं दिल्ली आक्रमण की। दिल्ली और अजमेर पर अधिकार, जो अभी आपको पढ़ा तो दिया है, बट कुछ पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छे आपको मिलेंगे। ठीक है, अब क्या होता है कि दिल्ली और अजमेर, अब अजमेर में क्या होगा कि मोहम्मद गौरी के लौट जाने के बाद दिल्ली के तोमरों ने और चौहानों ने विद्रोह कर दिया। कहाँ के? तोमर और चौहानों ने विद्रोह कर दिया दिल्ली में। तोमर और चौहानों ने विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद गौरी के प्रतिनिधि के तौर पर सेनापति कुतुम्बिक ऐबक जाता है। पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज ने, किसके? पृथ्वीराज चौहान का भाई था हरिराज। हरिराज ने अपने भतीजे गोविंदराज को अजमेर से मार भगाया। किसको? गोविंदराज को, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे, और समझौता हुआ था कि भाई ये यहाँ से वार्षिक कर देगा मोहम्मद गौरी को। ठीक है, यहाँ से भगा दिया क्योंकि वह गौरी का कर सकता, यानी कि उसकी सरनेटी को एक्सेप्ट करता था। उसने रंदोबर के किले को भी घेर लिया। कुतुम्बिक ऐबक ने विद्रोह को कुचल दिया। किसने? हरिराज ने, जब उसको घेर लिया रंदोबर किले को। तो इस तरह से आप देखें, इसने बरन और मेरठ पर भी अधिकार कर लिया। किसने? हरिराज ने। हरिराज ने कहाँ पर अधिकार जमा लिया? बरन और मेरठ, ये भी इसके आधिपत्य में चले गए। अब गढ़वाल नरेश जयचंद यहां पर आता है और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध होगा। अब ये न्यूज़ जाती है कहाँ पर? गजनी, कि भाई तुम्हारे जाने के बाद कुतुम्बिक ऐबक, जो तुम्हारा सिपा सलाहकार था, वो कुछ अच्छे से नहीं संभाल पा रहा है। इधर दिल्ली में तोमर और चौहानों ने विद्रोह कर दिया, उधर हरिराज ने गोविंदराज को भगा दिया अजमेर से। इसने बरन, मेरठ और अलीगढ़, पहले उसको कोल कहा जाता था, कोल, जो कि वर्तमान का अलीगढ़ है ना, कोल अलीगढ़ पर भी कब्जा जमा लिया है और वह अब टैक्स देने से मना कर रहा है। अब क्या होगा कि वापस से अटैक होगा। इसको बोलते हैं तीसरा युद्ध, गढ़वाल राज्य पर सॉरी भगवान, आक्रमण, सॉरी 1194। यह अटैक कब होगा?
1194। तारीख याद रखेंगे आप। मोहम्मद गोरी ने गढ़वाहा राज्य पर आक्रमण किया। कहाँ पर किया? गढ़वाहा राज्य पर अटैक किया। बट आपने इतिहास में कई बार पढ़ा होगा, पर ये आक्रमण होता कहाँ पर है, ये स्थान कहाँ पर है, युद्ध कहाँ लड़ा गया था, ये देखना बहुत जरूरी है आपके लिए आज। देखिए यहाँ पर पड़ेगा आपको इटावा। ओके, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इटावा यूपी। जयचंद पर यह आक्रमण होता है तो इटावा उत्तर प्रदेश के नज़दीक चंद्रवार के रण क्षेत्र में। कौन सा रण क्षेत्र? चंद्रवार का मैदान, जो कि इटावा के पास में है। इस रण क्षेत्र में मोहम्मद गोरी और गढ़वाल शासक जयचंद्र के बीच युद्ध होता है। भीषण युद्ध हुआ। राजपूत सेना बड़ी वीरता के साथ लड़ती, परंतु यहाँ पर अंत में वो हार जाते हैं, मुस्लिम सेना से पराजित हो जाएंगे। जयचंद की आंखों में तीर लगने से कारण उसकी मृत्यु हो गई। आंख में तीर लगने से ना, तीर लगने से जयचंद की मृत्यु हो जाती है और इस तरह से जयचंद की जो जीत थी वो पराजय में बदल गई। बनारस तक मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया। कहाँ तक? बनारस तक। और इसके बाद बनारस के मंदिरों को उसने खूब लूटा, वहाँ के मंदिरों को क्षति पहुँचाई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान का जो भाई था हरिराज, वह पुनः विद्रोह का झंडा खड़ा कर देता है। कुतुम्बिक ऐबक ने हरिराज को पराजित कर दिया। अब यहाँ पर किसने? ऐबक ने किसको हरा दिया? हरिराज को। जब विद्रोह किया तो हरिराज की यहाँ पर पराजय हुई। तो ये आपको याद रखना है, इस तरह से आप अच्छे से समझ सकते हैं। और जो गोविंदराज था उसको ऐबक के नेतृत्व में, या कहें ऐबक ने हरिराज को पराजित कर दिया तथा यह भी बताया जाता है कि ऐबक ने उसको सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया था, यानी कि इसको आत्महत्या करवा दी उसने। ऐबक ने अजमेर में एक मुस्लिम हकीम को नियुक्त कर दिया और गोविंदराज को रणथंभौर भेज दिया। अब रणथंभौर किसको दे दिया? पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविंदराज को। अब अटैक होगा बयाना और ग्वालियर पर। ये हर एक पॉइंट है, बस पॉइंट बनाइए। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि बयाना और ग्वालियर पर कब अटैक किया। अब सीधा सन बताइए, 1195। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन यही आना है। मोहम्मद गोरी बयाना और ग्वालियर पर आक्रमण करता है। बयाना के जो शासक थे उनको पराजित कर देता है। ठीक है, सामना तो करते परंतु हार जाते हैं। और ग्वालियर के जो शासक थे, कहाँ के ग्वालियर के शासक कौन थे इस समय? सुलक्षण देव, जिनको हम सुलक्षण पाल कहते हैं। ठीक है, ने संधि कर ली। किसके साथ संधि कर ली? मोहम्मद गोरी के साथ। और उसकी अधीनस्था को एक्सेप्ट कर लिया। किसके अधीनस्था को? मोहम्मद गोरी की अधीनस्था को सॉरी, उसके अधीनस्था को स्वीकार कर लेता है वो। सुलक्षण देव बयाना के हकीम तुकरगिल ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। अब बयाना का जो हकीम था, जो नियुक्त किया गया था ऐबक के द्वारा, वो क्या करता है? ग्वालियर पर अधिकार कर लेगा। और इस हकीम का नाम था तुगरिल। तुगरिल किस पर अधिकार कर लेगा? ग्वालियर पर। ग्वालियर पर अधिकार। कहाँ का शासक था ये? बयाना पे इसको नियुक्त किया जाता है। अब हो क्या रहा है? और ये होगा 1197 में, है ना। कब अधिकार करेगा? 1197 में। इसके बाद आएगा गुजरात आक्रमण आपका। गुजरात आक्रमण
ये भारत वर्तमान का हमारा, ठीक है, और ये गुजरात वाला पार्ट। अब गुजरात पर कब आक्रमण होगा? तो गुजरात पर अटैक होगा 1196 और 1197 में। राजस्थान में इस समय किसका रूल था? मेड़ो का। तो राजस्थान के मेड़ो यहां पर विद्रोह करते हैं। मेड़ो एक जनजाति है, ठीक है, क्योंकि उन्हें गुजरात के शासकों का अच्छा खासा सहयोग प्राप्त था। गुजरात की सेना ने ऐबक और अजमेर के हकीम की मुस्लिम सेना को पराजित कर दिया, परंतु इसी समय गजनी की सेना आ जाती है और यहाँ पर पासा पलट जाता है। हमेशा यही होता है। गुजरात की सेना को घेर लिया और वह यहाँ पर घिर जाते। बदला लेने के लिए ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया और राजधानी अनिलवाड़ा को पूरी तरह से लूटा। यानी कि कुतुम्बिक ऐबक जो था, किसके नेतृत्व में आक्रमण कर रहा है, या कहें कि आक्रमण किसके हो रहे हैं? तो मोहम्मद गोरी के हो रहे हैं। तो ऐबक किसको लूटता है? अनिलवाड़ा को लूटता है। यहाँ पर को नष्ट कर दिया। किसने कर दिया? ऐबक ने। कुतुम्बिक ऐबक जो सेनापति था मोहम्मद गोरी का। इसके बाद अटैक होता है, या कहें कि एक आक्रमण होगा इसका बुंदेलखंड पर, बुंदेलखंड विजय। अब बुंदेलखंड की अगर हम चर्चा करें तो यह हमारा मध्य प्रदेश और एक बड़ा भूभाग जो कि यूपी में भी लगता है। बुंदेलखंड पर कब आक्रमण होता है? 1202 में। हर एक पॉइंटों को अच्छे से समझना है आपको। चंदेल वंश के शासक का यहाँ पर साम्राज्य था। 1202 में ऐबक ने चंदेल राजवंश का सबसे बड़ा किला जो था, सर्वश्रेष्ठ दुर्ग कलिंजर पर अधिकार कर लिया। किसका? ऐबक ने। यह अधिकार किसने किया? ऐबक ने किया, याद रखना आपको, ठीक है। और चंदेल नरेश परमारित देव की विजय को यहाँ पर परास्त कर दिया। यह अटैक किस पर हुआ था? परमारित देव पर हुआ था, चंदेल वंश के राजा। परमारित देव, ठीक है, बस इतना याद रखना। इनके बारे में आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। जस्ट अ मिनट। बस इतना याद रखें कि कुतुम्बिक ऐबक, या कहें कि मोहम्मद गजनवी के नेतृत्व में, मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में कुतुम्बिक ऐबक ने कब अटैक किया था बुंदेलखंड पर? तो 1202 में किया था। कलिंजर पर आक्रमण किया, कलिंजर किले को अपने अधीन कर लिया। चंदेल राजा परमारित देव पर ही आक्रमण होता है। ऐबक ने कलिंजर, मोहबा और छतरपुर पर भी अधिकार कर लिया। मोहबा यहाँ पर पड़ता है यूपी में, ठीक है। छतरपुर यानी कि खजुराहो, इन सभी पर आधिपत्य जमा लिया कुतुम्बिक ऐबक ने। बिहार और बंगाल विजय। देखिए अब क्या होता है कि बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त करने का श्रेय साधारणतः तुर्क सेनापति इख्तियार मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को जाता है। एक और सेनापति, क्या नाम है इसका, और ये कब करेगा? सबसे पहले सेनापति का नाम लिखेंगे आप, तुर्क सेनापति,
यानी कि बिहार और बंगाल विजय का श्रेय किसको जाता है? तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार बिन बख्तियार खिलजी। इसने गढ़वालों की पराजय के बाद गढ़वालों पर विजय प्राप्त की। अवध के आसपास क्षेत्रों पर इसने अधिकार कर लिया। बिहार की पश्चिमी सेना पर एक छोटी सी जागीर का स्वामी था। ये कहाँ का था? ये बिहार का राजा था। बिहार का एक छोटा जागीरदार था। ये क्या था? ये जागीरदार था, बस इतना याद रख लेना। अब ये क्या करेगा? इसने बिहार पर छापा मारना शुरू कर दिया। इसने क्या किया? देखो बिहार में ये क्या क्या करता है, देखिए। बिहार में ये करेगा, उदंतपुर पर अधिकार, ठीक, पहला। फिर ये नालंदा, तथा विक्रमशिला, इसने विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था, और कहें कि जलाकर नष्ट कर दिया। नालंदा और विक्रमशिला जो कि एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, इनको जलाकर इसने समाप्त कर दिया। इसके बाद उसने बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन पर आक्रमण किया। लक्ष्मण सेन कहाँ के राजा थे? ये बंगाल के राजा, ठीक है। लक्ष्मण सेन पर अटैक करता है। उनकी राजधानी कौन सी थी? बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन की जो राजधानी थी वो थी नवद्वीप नदियाँ इनकी राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? लक्ष्मण सेन जो बंगाल के राजा थे। इसने लक्ष्मण सेन को भी परास्त कर दिया। 1205 में, पूर्ण रूप से अगर हम बात करें तो 1205 में इसने लगभग बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया, और 1206 में इसकी मृत्यु हो गई। में बख्तियार काकी खिलजी की मृत्यु हो गई, और इस तरह से बिहार एक बड़ा साम्राज्य भी उसके अधीन होता है। अब हम चर्चा करते हैं मोहम्मद गोरी की मृत्यु। गोरी की मृत्यु कैसे होती है, आइए समझते हैं। देखिए 11 96 और 1205 दो चैप्टर के बीच मोहम्मद गोरी खौजीराम शाह के विरुद्ध युद्धों में व्यस्त रहा। किसके विरुद्ध ये व्यस्त रहता है? खौजीराम शाह के विरुद्ध ये युद्धों में व्यस्त रहता है, और हिंदुस्तान यानी कि भारत की ओर इसका कोई ध्यान नहीं होता है। 1203 में उसके भाई, किसका? गोरी का भाई कौन था? गयासुद्दीन। गयासुद्दीन की मृत्यु हो गई, और एक बड़ा गौर साम्राज्य का उत्तराधिकारी या कहें कि उत्तरदायित्व तो उसके कंधों पर आ पड़ा। उसने अपने भाई
या कहे कि इसने एक टाइटल लिया जिसका नाम था मौजुद्दीन। गोरी क्या करता है, यहाँ पर टाइटल लगाएगा, एक मौजुद्दीन की उपाधि धारण करता है। इसके और भी टाइटल मैंने आपको बताया है। 1205 में ये ख्वाजीराम शाह को हरा देगा और यह क्या करेगा कि पंजाब में खंगारों का भीषण विद्रोह होता है। मोहम्मद गोरी स्वयं भारत आता है खंगारों को कुचलने के लिए। किनको? खोंग खरो। ये खुकार जाति होती है और ये कहाँ विद्रोह करते हैं? पंजाब में। गोरी के पूरे साम्राज्य को अपने अधीन ले लेते ये, जो पंजाब पर इसका अधिकार था उसको अपने अधीन ले लेते। अब इनका विद्रोह दबाने के लिए मोहम्मद गोरी जो है वापस रिटर्न भारत आता है और वो क्या करता है कि इनको रोकना चाहता है कि ठीक है आप ये अटैक बंद कर दीजिए। इसने क्या किया कि हजारों की तादाद में खोखरों को मौत के घाट उतार दिया। अब बड़ी दिलचस्प बात यह है कि आपके लिए सिंध नदी के तट पर यह पड़ाव डालता है। 1206 में सिया और खंगारों दोनों ने मिलकर इसका वध कर दिया। जरूर याद रखना आप लोग। 1206 में खरो और सिया मुस्लिम, है ना, सिया शासकों ने, आप लिख सकते हैं सिया विद्रोहियों ने एक प्लान बनाकर यानी कि षड्यंत्र करके किसका वध कर दिया? मोहम्मद गोरी का। पाकिस्तान में झेलम नदी जो है, दशमिक डिस्ट्रिक्ट जो है, वहाँ पर इसकी समाधि है, याद रखना, ठीक है। और इस तरह से मोहम्मद गोरी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। आपको एक अच्छा कंटेंट यहाँ पर डिलीवर किया है, महत्वपूर्ण चीज़ें आपको बताई हैं। पूरे भारत में मुस्लिम साम्राज्य का कितने वर्षों तक शासन रहा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप आंसर कर सकते हैं 550 वर्षों तक पूरे भारत पर मुस्लिमों का आधिपत्य रहा। अब कुछ इसके फैक्ट और बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखते हैं क्या फैक्ट मिल सकता है आपके लिए। चलिए, आप मोहम्मद गोरी का ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लोज हो जाता है। जो कंटेंट आपको डिलीवर किया है वो मिल गया है। अब हम चर्चा जो है यहाँ का कुछ कंटेंट आपको पढ़ने को MPGK में भी मिल सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी मिडाइवल हिस्ट्री जो आप पढ़ेंगे तो एक पार्ट आएगा वहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।